प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, जिसके अंदर हमने सबसे स्टार्ट किया है इसके बेसिक को। तो जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी। आज बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपके मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आज हम इन चीज़ों पे अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा आज का, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर लास्ट रहेगा इसका पोलर फॉर्म, और फिर आइलर फॉर्म। आज के बच्चों हमारी जो चर्चा है इन 5 टॉपिक को समझने में रहेगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर रहेगा वो इन 5 टॉपिक को समझने पे रहेगा। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करते हैं आपके मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यदि आपका कार्तीय तल, सॉरी यहाँ पे कार्तीय तल नहीं, आर्गेंट प्लेन यानी जो अर्जेंट तल है उसको लिया जाएगा। जो एक्स आपकी रियल एक्सिस होती है और ये आपकी जो वाई है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा, यहाँ पे आइटा 2 आइटा 3 आइटा 4 आइटा 5 आइटा 6 आइटा कुछ इस तरीके से लिया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x, y के फॉर्म में, और आपको मैंने बताया था इसको डिनोट ऐसे किया जाता है x प्लस से आइटा y। तो ये देखिए ये इसके तो 4 के करस्पॉन्डिंग है और इसके 3 के सीध में मान के चलूँ मैं एक बार इसको। तो इसको क्या लिखा जाएगा, z को लिखा जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 आइटा। z को तो क्या लिखा जाएगा 4 प्लस 3 आइटा। तो यदि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, जिसकी ये डिस्टेंस 3 होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी 4। तो ये जो इसका कर्ण है वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट, यानी √25 = 5। आई बात समझ में? ये जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि यदि z = x प्लस आइटा वाई हो, यदि z = क्या हो x प्लस आइटा वाई हो, तब जो मोड z है वो क्या होगा आपका x² प्लस y²। अर्थात यहाँ से बच्चों आप एक चीज़ समझ सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी है। बात समझ आई? यानी मोड z का जो मीन अर्थ है वो सिंपल भाषा में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने लिया, यानी जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उसकी मूल बिंदु अर्थात जो आपका ओरिजिन है उससे क्या डिस्टेंस होगी, क्या दूरी होगी, उसे ही आपका मोड z बताता है। और वो यदि इधर हो तो बच्चों दूरी ये आएगी, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आई बात समझ में? तो मोड z का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, सिंपल से वर्ड में कि मोड z क्या होता है, आपके उस पॉइंट की वो मूल बिंदु से दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दूरी को मूल बिंदु से।
और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y के फॉर्म में है तो मोड z जो है वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मोड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताइए बच्चों, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं है? अभी बच्चों हमारा विषय फिलहाल इनकी जो डेफिनेशन है एक बार उनको समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना था मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो क्या होता है। तो आपको बता दिया कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में तो उसका जो मापांक है वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x और y आपकी कोऑर्डिनेट बता रहे हैं और मोड z का जो मीनिंग है वो क्या है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? तो मोड z के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज का कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट अर्थात संयुग्मी। क्या होगा वो देखिए अब। तो सबसे पहले देखिए कि यदि मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो उसका जो संयुग्मी होगा वो किससे दर्शाया जाएगा, z बार से। बस समझ आई इतनी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई तो उसका जो संयुग्मी होगा z बार वो किससे दर्शाया जाएगा, x माइनस आइटा वाई। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि यदि y पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लिया जाए, मैं क्या कर रहा हूँ, y को जो आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यू हो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले ली जाए तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा वाई। अब इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अच्छा देखो x तो वैसे का वैसा ही है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव हो रही, तो जितनी y नेगेटिव पॉजिटिव है उतना ही यदि मैं नेगेटिव पे आ जाऊँ और उसको इससे ऐड कर दूँ तो ये आपको किसको दर्शाएगा, z बार इक्वल टू x माइनस आइटा वाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इस डायग्राम को देखने पर आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि जो संयुग्मी होता है z बार वो z की x अक्ष में क्या होती है कि इमेज कह दो या प्रतिबिंब कह दो, चलो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। किसमें, x अक्ष में। ठीक है, कोई बच्चा कहे सर यदि इधर होता तो इसकी इमेज नीचे आती। यहाँ पे x एक्सिस है, मैं पॉजिटिव x एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ x एक्सिस को बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव से मीनिंग नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहे कि इधर आ गया तो सर इसके यहाँ पे थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, x एक्सिस है, यानी x एक्सिस कंप्लीट। इसके ऊपर जो है उसको यदि उसकी इमेज नीचे बनाओगे तो वो कैसी बनेगी, वो सब इसको बताएगा। तो जो z बार होता है बच्चों वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी जो पॉइंट है उसकी x एक्सिस में एक इमेज होती है जिसको डिनोट किससे किया जाएगा, z बार से, और जो होगा आपका x माइनस आइटा वाई। हाँ तो बच्चों एक बात तो इसका यदि मैं परिमाण निकालना चाहूँ z बार का, मैं मॉड्यूलस निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, है समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, तो यहाँ से एक रिजल्ट बन गया कि मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z बार दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जो z की और z बार की मूल बिंदु से दूरी है वो क्या होगी, इक्वल, बराबर या समान होगी। तो बताइए बच्चों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। संयुग्मी का मतलब समझ आ गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z की फॉर्म में हो तो उसका संयुग्मी क्या होगा, z बार होगा। लिखा कैसा जाएगा, x माइनस
आइटा वाई। यहाँ पे आइटा को नेगेटिव नहीं किया हमने, वाई को नेगेटिव किया है, क्योंकि जब अगर इमेज ऊपर है, सॉरी जो पॉइंट ऊपर है उसकी इमेज एक्स एक्स में लेंगे तो वो नीचे आएगी, यानी वाई का साइन चेंज कर रहे हैं। आइटा वैसा ही है, आइटा को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया लिखना कैसे है। और इसका जो मीनिंग क्या बनेगा वही हो जाएगा, अर्थ कि जो z है उसकी जो इमेज यदि मैं एक्स एक्सिस में लेता हूँ वो क्या होगी, z बार होगी। दोनों का मोड निकाल के मैंने आपको बता दिया है कि z बार और z का मोड हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक एक बार मॉड्यूलस की डेफिनेशन हो गई, कंजुगेट की डेफिनेशन हो गई। आज अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को आप हिंदी में क्या कहते हो, पूर्णांक। इसको अब थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। तो देखो यदि मान लो मैं इस एंगल को थीटा नाम दे दूं, अगर बाकी चीज़ मेरे को साफ करनी पड़ेगी तो हम ढंग से करते हैं दोबारा, देखिए आप। ये हमारी जो एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई, ये रियल है, इमेजिनरी, ठीक है। तो देखिए इसको आगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है और वो मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और ये थीटा एंगल यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा, क्या डेफिनेशन होगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा, पूर्णांक, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस समझ आई या नहीं, इतनी रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया गया कोण है वो क्या कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो बच्चों देखो अब एक क्वेश्चन यह जनरेट होता है, यदि मान लीजिए इसको एक बार ऐसे घुमाकर यहाँ तक पहुँच लिया जाए, यानी इसको यदि मैं 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में यदि लिख दूँ तो एंगल तो वही रहा, एंगल चेंज हुआ क्या? तो क्या इसका मतलब इसका कोणांक, अब कोई बच्चा तो ये कह देगा सर इसका कोणांक थीटा थोड़ी ना होगा, 2 पाई प्लस थीटा होगा। कोई बच्चा ये बोल देगा कि सर इसका कोणांक तो 4 पाई प्लस थीटा होगा, या कोई ये बोल देगा कोई इसका कोणांक 6 पाई प्लस थीटा है। तो बातें तो वैसे सारी सही हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारा मुख्य मान होता है थीटा का वो क्या होता है, ये होगा। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पूर्णांक अर्थात उसके आर्ग्यूमेंट का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा, -पाई से +पाई के बीच, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो जाती है कि कोई ये नहीं कह सकेगा कि अलग अलग पूर्णांक होता है। इतनी बात आ गई समझ में। तो मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ये x होगा, ये y होगा, तो बच्चों यहाँ से tan थीटा क्या होगा, y अपॉन x। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन x। तो याद रखोगे जब आपका ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यदि पहले चतुर्थांश के अंदर स्थित है, पहले चतुर्थांश के अंदर स्थित होने का सिंपल से मीनिंग याद रख लो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। यदि x और y दोनों की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव गिवन है तो वो पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। उस कंडीशन में आपका थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन यदि फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये वैल्यू होती
ये हो जाती है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तब ये एंगल थीटा होता। लेकिन एक्चुअली जो कोणांक है वो तो क्या होगा, ये होगा। अब बच्चों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये जो पूर्णांक है, मान लीजिए वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और कुछ इस टाइप से वो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू वास्तविकता में तो एंगल ये होता है। तो ये देखो ये पूरा एंगल होता है पाई, ये पूरा एंगल यहाँ से कितना होता है पाई। पाई से यदि मैं थीटा माइनस कर दूँ तो इसका कोणांक आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। तो इसका कोणांक क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा ये थीटा, तो इसका कोणांक एक बार मैं अल्फा मान के चलता हूँ। इसका कोणांक मैं एक बार क्या मान के चलता हूँ, अल्फा। ठीक है, तो टेन थीटा ही है। तो अल्फा इक्वल टू आएगा पाई माइनस थीटा। अल्फा की इक्वल क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस कुछ ऐसा। बच्चों इसको मोड के अंदर लिखना कंपलसरी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा भी मोड के अंदर लिखना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव बार पॉजिटिव साइन हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो अल्फा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब बारी आ जाती है आपके थर्ड क्वाड्रेंट की, तो उसके अंदर देखिए जब हम आपके तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर यदि वो पॉइंट है और ये एंगल थीटा है, तो इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा समझने में, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। आगे देखिए अब आप देखिए आगे कि मान लीजिए बच्चों जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ स्थित है और ये एंगल थीटा है। अब बात आती है कि इस एंगल को मुख्य मान जो आपका होता है उसके अंदर कैसे लाया जाए। तो इस बार हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे, हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मैं यहाँ तक आता हूँ तो एंगल ज़रूर पाई होगा, लेकिन वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस पाई नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस पाई। रीजन क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो इस वजह से ये वैल्यू आपकी बच्चों क्या आ जाएगी यहाँ पर नेगेटिव, यानी ये आपका माइनस पाई को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस पाई। अब मान लीजिए यदि मैं रिवर्स यहाँ पे आता हूँ तो ये तो थीटा पॉजिटिव है, तो इन दोनों को लिखूँगा साथ में, तो यहाँ पर अल्फा क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा हमने इसके हिसाब से लिखा है। अगर इस साइड से देखो तो वो पाई प्लस थीटा है, लेकिन आप जानते हो पाई प्लस थीटा इसके मुख्य मान के अंदर नहीं आता, जनरल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेन वैल्यू नहीं है, सॉरी जनरल वैल्यू तो अलग है। तो माइनस पाई प्लस थीटा आएगा। ठीक है, तो माइनस पाई प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू यदि ये वाई हो ये एक्स हो तो टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा अल्फा, इस यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब बच्चों लास्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बच चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू, या माइनस थीटा ले लो और इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पूर्णांक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस थीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो मैं मानता हूँ पूर्णांक इसका वो माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होगा।
तो बताइए बच्चों, आपको जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये जो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, और चारों चतुर्थांशों के अंदर ये कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी तक मॉड्यूलस की डेफिनेशन पढ़ी ली, कैसे होगा वो पढ़ लिया। कंजुगेट यानी जो संयुग्मी होगा, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है वो पढ़ लिया। कोणांक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, अलग अलग चतुर्थांशों के हिसाब से उसको कैसा लिखा जाएगा। याद रख लेना, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे इसका एग्जांपल 1 + 2 आइटा ले लो, इसका हो जाएगा -1 + 2 आइटा, -1 - 2 आइटा, 1 - 2 आइटा। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव सेकंड, इस टाइप से हो तो थर्ड, इस टाइप से हो तो फोर्थ। अब बच्चों जो लास्ट पोलर फॉर्म रह जाता है और ऑयलर फॉर्म, हम आज इनकी और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तो बच्चों जो इसका जो पोलर फॉर्म होगा, सिंपल सी चीज़ है। ये मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थीटा, और इसके एक बार मैग्नीट्यूड को मैंने मान लिया r, ठीक है। तो z को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा, x/r, और साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, y/r। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, r कोस थीटा, और y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, r साइन थीटा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं ऐसे लिखता हूँ x + आइटा y, तो ये बन जाएगा r कोस थीटा + आइटा r साइन थीटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, r कॉमन लेकर कोस थीटा + आइटा साइन थीटा। ये इसकी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म, जहाँ थीटा इसका क्या है, कोणांक है, आर्ग्यूमेंट है। बात समझ आ गई होगी। ये आप जानते हो, यदि एक समकोण त्रिभुज हो तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। तो कोस थीटा x/r, तो x की वैल्यू r कोस थीटा, और y की वैल्यू यहाँ से r साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे z है, यदि इसके कोऑर्डिनेट x, y हो, x + आइटा y के फॉर्म में होगा, x की वैल्यू r कोस थीटा और y की वैल्यू r साइन थीटा। r कॉमन निकालो तो ये, और r यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। बच्चों पोलर फॉर्म समझ आई है नहीं बच्चों, कई बार क्वेश्चन आते हैं, पोलर फॉर्म का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। और लास्ट इसकी रह जाती है ऑयलर फॉर्म। तो ऑयलर फॉर्म के लिए आपको एक बात याद रखनी है, e⁻ आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा + आइटा साइन थीटा। तो ये क्यों होता है, इसको आप एक बार प्रूव करके देखो, यदि हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा कि e⁻ आइटा थीटा = कोस थीटा + आइटा साइन थीटा कैसे आया, ठीक है। इसे एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको प्रसार याद होंगे, इनका प्रसार करके देखो सभी का, फिर उसको सोल्व करो, आपके दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से z को क्या लिखा जा सकता है, r e⁻ आइटा थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये जो बातें हमने बताई है वो हमारी सभी टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज है उनको समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा, जो योग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, और ये जो बातें की इनकी प्रॉपर्टीज, और इन सब पे हमारी चर्चा रहेगी, नहीं बच्चों। तब लेकिन आपको इनका जो बेसिक जितना भी बताया गया वो यदि आप याद रखते हो तो आगे के हमारे जितने भी टॉपिक है वो सारे आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है ये आपके लोकस के होंगे, और लोकस को समझने के लिए जो आर्ग्यूमेंट है उसको समझना जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग बहुत सारी हैं, आर्ग्यूमेंट हो चाहे कंजुगेट हो, लोकस को समझने के लिए इन बातों का यूज, इनका बेसिकली मीनिंग याद होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप एक बार इनको तैयार कीजिए। बाकी की जो आगे की जानकारी है वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।